ऐसा लगता है ना कि पिछले 15 सालों से जो लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही वास्तु पर विश्वास कर रहे हैं। जब से ये प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोगों के सहयोग से ये घरों घर तक के पहुंच गया। अगर कोई व्यक्ति अपने घर को वास्तु शास्त्र के अनुसार बनवाए, क्या इसका लाभ मिलता है उन्हें? शरीर के अंदर की जो 5 तत्व है उसका संतुलन वास्तु शास्त्र से किया जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि सोने की दिशा सही होनी चाहिए। दक्षिण के तरफ में सिर करके सोने से धन की प्राप्ति होती है। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो आप लगा दीजिए, सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सही है? अगर मेरे घर के कई एरिया पे दोष है तो एक हनुमान जी का प्रतीक के तौर पे हम स्थापित करते हैं। पैसा हमेशा आपकी जेब में रहे, इसके लिए कोई वास्तु टिप्स है क्या? कैश की अलमारी को लॉकर को दक्षिण दीवार पे रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में रहे, वो उत्तर दिशा में खुले। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा का जो स्वामी है वो कुबेर जी हैं, और कुबेर क्या है? धन के देवता हैं। नमस्कार, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा कि 4 वेद और 6 शास्त्र, जिसको लेकर सारी दुनिया की संरचनाएं हुई हैं। आगे भी इन्हीं शास्त्रों में एक आता है ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र। आज उसी वास्तु शास्त्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर अपने निजी जीवन में कैसे उस शास्त्र को हम लेकर चलें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। आज वास्तु शास्त्र इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर देवनारायण शर्मा जी हैं, जो सिविल इंजीनियर हैं, वास्तु सलाहकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले वास्तु की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि कोई भी घर हो, उसे सुंदर बनाना हो तो उसमें वास्तु का बहुत जरूरी होता है। कितना जरूरी मानते हैं ये वास्तु? जैसे कहा जाता है 3 प्रकार का भाग्य हमारे जीवन पे होता है। पहला जो भाग्य है, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध, पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमारे ऊपर में आता है। एक भाग्य होता है जो स्वरचित है, हम जिसको बोलते हैं कर्मास। हम जो कर्म करते हैं इस जीवन में, उससे भी हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन एक स्थान का भी भाग्य होता है। जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस स्थान पे हम निवास करते हैं, उस स्थान का भी भाग्य होता है, जिसके कारण से हमारे जीवन पे अलग अलग स्थितियां निर्मित होती है। जैसे अगर उसको वास्तु को आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ होता है ऐसे स्थान जिस पे हम वास कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र मतलब वास करने योग्य स्थान। तो कालांतर में हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की कि 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। एक ऊर्जा होती है सकारात्मक, एक ऊर्जा होती है नकारात्मक। तो ऋषि मुनियों ने खोज की सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर कैसे प्रवेश कराएं और नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको कैसे घर के अंदर प्रवेश करने से रोका जाए। तो ये जो शास्त्र है, इसको जो नियमावली जो बनी कालांतर में ऋषि मुनियों ने, इसको वास्तुशास्त्र के रूप में उसका नाम दिया गया, जिसका पालन करने से हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, सुखमय कर सकते हैं और शांतिमय स्थापित कर सकते हैं। ऐसा लगता है ना कि पिछले 15 सालों से जो लोग आजकल कुछ ज्यादा ही वास्तु पर विश्वास कर रहे हैं। इसके पहले तो ये सब चीजें नहीं होती थी, अचानक से ऐसा क्यों हुआ? हाँ, अगर आप इसको देखेंगे कि जैसे जैसे ये प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और संस्कृत के जो हमारे साहित्य थे वास्तुशास्त्र के, वो जब इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट हुए, जन सामान्य के बीच में जब ये पहुंचा, तब हमको लगा कि ये अचानक से आया है। ये शास्त्र कहीं अचानक से आया नहीं है। छत्तीसगढ़ी में मैं अपने नाना जी को सुनता था कि ये दक्षिण की तरफ में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ। तो ये तो हमने गांव पे देखा हुआ है, गांव पे सुना हुआ है कि दक्षिण में सिर करके सोना है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि अभी आप किसी भी गार्डन पे सुबह जाएं, या अगर आप वॉक करने के लिए 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप घर से बाहर निकले तो लोग योग करते हुए मिलते हैं। तो ये नहीं कह सकते हम कि योग का जो प्रारंभ है अभी रामदेव बाबा ने 10-15 साल पहले किया है। तो ये शास्त्र था, ये शास्त्र जन सामान्य तक के उस तरीके से नहीं पहुंचा था
जिस तरीके से अभी पहुंच रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास में माध्यम बहुत है, हमारे पास में सोशल मीडिया है, घरों घर तक के वो जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच जा रहा है। तो ये शास्त्र पहले भी था, शास्त्र सार सब लोगों के बीच में नहीं था। तो अभी जब से ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोगों के सहयोग से ये घरों घर तक के पहुंच गया। जैसे योग पहुंचा है, वैसे ही वास्तुशास्त्र भी सबके घरों के अंदर में प्रवेश कर गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाए, या ऑफिस को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए, या अपनी फैक्ट्री को, या कोई भी काम जो वो करते हैं उसके अनुसार बनाए, क्या इसका लाभ मिलता है उन्हें? हाँ, ये जो वास्तुशास्त्र है, ये इसकी जो कल्पना है ये 5 तत्वों पे आधारित है। कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है पूरा, जिसमें हम लोग रहते हैं, इस ब्रह्मांड में पूरा जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। ये 5 तत्व कौन कौन से हुए? अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल। तो ये जो 5 तत्व है, इसको बेस बना के वास्तुशास्त्र की नियमावली बनाई गई। और चूंकि हमारा जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, तो फिर उनने संतुलन उसके साथ में स्थापित किया कि आपके शरीर के अंदर की जो 5 तत्व है उसका संतुलन वास्तुशास्त्र से किया जाता है। तो जब हम घर के अंदर संतुलन की अवस्था में रहते हैं, ऑफिस के अंदर में, हमारे जीवन में जब एक संतुलन रहता है, तो हमको नींद गहरी आएगी। जब हमको नींद गहरी आएगी तो हमारे पास चिड़चिड़ापन कम होगा। मैं जब ऑफिस में बैठूंगा, मैं जब फैक्ट्री में बैठूंगा, तो मैं अपने क्लाइंट के साथ में ज़्यादा बेहतर ढंग से डील कर पाऊंगा। और जब मैं बेहतर ढंग से उससे वार्तालाप करता हूँ, अच्छी बात करता हूँ, तो लक्ष्मी पीछे पीछे चली आती है। अगर मैंने अपने घर को अव्यवस्थित बनाया हुआ है, तो मेरे घर के अंदर में सुख शांति नहीं रहेगी। अगर घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगेंगे, तो वही फिर वास्तुशास्त्र का नंबर आता है। फिर लोग वास्तु सलाहकार को बुलाते हैं, पूछते हैं, भैया आप देखिए तो घर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या निर्माण हो गया है। तो जब हम इस 5 तत्वों को संतुलन में ले आते हैं, तो हमारे जीवन में भी संतुलन स्थापित हो जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि सोने की दिशा सही होनी चाहिए। किस दिशा में आपका बेड होना चाहिए, किस तरफ से मुंह करके सोना चाहिए, क्या है, कैसे देखते हैं इसे? हाँ, ये 2 इनने तरीके बताए कि पहला कहा गया कि दक्षिण के तरफ में सिर करके सोने से धन की प्राप्ति होती है, और पूरब दिशा में सोने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जितने लोग हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो उनको हम कहते हैं कि आप पूरब दिशा में सिर करके सोएं। और जो अर्निंग मेंबर हैं, घर के पैसे कमाने वाले जो लोग हैं, उनको कहा जाता है कि आप दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं। अब इसमें और क्लासिफिकेशन करते हैं। जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो लोग धर्म के काम करते हैं, आध्यात्मिक काम करते हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो मस्जिद के प्रमुख जो लोग हैं, चर्च के प्रमुख लोग हैं, उनको भी कहा जाता है कि चूंकि आप ज्ञान से संबंधित विषय के जानकार हैं, तो आप पूरब दिशा में सिर करके सोएं। और जो बाकी जो लोग हैं, उनके लिए कहा गया है कि आपका सिर दक्षिण में हो, पैर उत्तर दिशा में हो। आपको पता होगा कि जब किसी की डेथ होती है और जब हॉस्पिटल में हम किसी व्यक्ति को रखते हैं, तो डॉक्टर साहब उनको बोलते हैं कि अब इनको घर ले जाओ, 2-3 घंटे का समय बचा है, थोड़ी दिन घर पे रह जाएं ये, तो हम उनको घर पे ले आते हैं। और जब बुजुर्ग लोग देखते हैं कि अब इनकी सांस उखड़ने लग गई है, तो उसको क्या किया जाता है कि बिस्तर से उतार के उसको जमीन पे लिटाया जाता है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको उत्तर दिशा में सिर रख के सुलाया जाता है। हाँ। इवन जब हम शमशान घाट में जाते हैं, तो वहां पे भी जो प्रक्रिया होती है, उसमें उसका जो सिर है वो उत्तर दिशा की तरफ में होता है। अब जो हमारा सिर है, उसको कहा है उनने ऋषि मुनियों की वो नॉर्थ पोल है, पॉजिटिव जोन है, और पैर जो है वो हमारा नेगेटिव ऊर्जा का क्षेत्र है। तो नॉर्थ से जब नॉर्थ मिलेगा, तो एक दूसरे को रिपल्सन होता है, एक दूसरे के साथ में प्रतिरोध होता है।
तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप उत्तर दिशा में सिर करके सोएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अव्यवस्थित हो जाएगा और जल्दी से जल्दी बीमार पड़ने की संभावना होती है। तो ये तो 3 दिशा के बारे में बताया मैं, पूरब, दक्षिण, उत्तर। पश्चिम दिशा कहा जाता है कि जो गेस्ट है, जो हमारे घर में अतिथि आए हैं, उनको पश्चिम दिशा में सिर करके सुलाना चाहिए। पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से थोड़ी सी चिंता बनी रहती है। तो कहा गया है कि ये अपने घर जाने की चिंता करें, जिससे कि वो जिसके घर में आप जाके बैठ गए हैं उनको, चूंकि आपकी शहरीकरण हो गया है। पहले तो हमने देखा है कि गेस्ट को 1-1, 2-2 महीने घर पे रुकाते थे। अभी 2-3 दिन से ज़्यादा कोई मेहमान रुक जाए तो घर की स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि आजकल मेल फीमेल दोनों वर्किंग में हैं। तो इसलिए फिर गेस्ट को हम कहते हैं कि आप पश्चिम दिशा में सिर करके सोइए और जल्दी से जल्दी जिस काम से आए काम को निपटा के वापस अपने घर को चले जाएं। बिल्कुल, अगर आपके घर में भी कोई गेस्ट बार बार आके रुक रहे तो उन्हें पश्चिम दिशा में सुलाइए, जिससे वो जल्दी अपने घर चले जाएंगे। सर, लगातार ये कहा जाता है कि आपके घर पे अगर एंट्रेंस पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो आप लगा दीजिए, सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये सही है? देखिए, अभी तक के ऐसी कोई औषधि किसी ने खोजी नहीं जिसको कहा जाता है रामबाण औषधि, एक ऐसी दवाई जो सब बीमारियों का इलाज कर दे। अभी तक के किसी भी साइंटिस्ट ने ये खोजा नहीं है। तो वास्तुशास्त्र में भी हम उम्मीद न करें कि अगर मेरे घर के कई एरिया पे दोष है तो एक हनुमान जी का प्रतीक के तौर पे हम स्थापित करते हैं तो सारे दोषों का वो निराकरण कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे, आपको सर्दी होगा तो सर्दी होने के भी डॉक्टर लोग बताते हैं 5-6 रीज़न हैं। या तो आपके घर में परिवार के किसी सदस्य को दमा होगा, पुराना कोई रिकॉर्ड हो, दूसरा आपको डस्ट से होता है, तीसरा आपको उससे धुएं से होता है, नींद नहीं आई है तब भी सर्दी होता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको जब वो आपकी हिस्ट्री पूछते हैं तो आपको सर्दी की दवाई के भी अलग अलग दवाई देते हैं, एक दवाई ही फिक्स नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी एक प्रतीक जो है वो सारे दोषों को खत्म नहीं कर सकता। आपको अलग अलग जो कोण हैं उसके अलग अलग उपचार करने होंगे। जैसे हम ईशान कोण है तो ईशान कोण का स्वामी गुरु है, उस स्थान का जो स्वामी है वो गुरु है। अग्नि कोण है उसका स्वामी शुक्र है, वायव्य कोण है उसका स्वामी चंद्रमा है। तो अलग अलग दिशाओं के लॉर्ड जो हैं वो अलग अलग ग्रह हैं। तो उन ग्रहों, उस दोष को पहचान के फिर उस ग्रह से संबंधित कोई तत्व को लगाने से वो तत्व संतुलन की अवस्था पे आता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी एक पंचमुखी हनुमान सारे दोष का निराकरण कर सकता है। बिल्कुल। आजकल के युवा, अब युवाओं की बात कर लेते हैं, घर की बात हो गई तो आजकल के जो युवा हैं वो लगातार इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सरकारी नौकरी के लगातार प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। प्राइवेट नौकरी का भी वही हाल है, क्योंकि रोजगार कम हो चुका है लोगों देने के लिए। तो क्या ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है तो इंटरव्यू को वो कैसे करे कि उनका सिलेक्शन हो जाए? अगर इंटरव्यू देने वाले के पास में चांस है, जैसे सबसे पहले जब इंटरव्यू देने जाते हैं लोग तो 10-12 लोगों को इस इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो अगर आजकल तो सबके पास में स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में एक कंपास आप डाउनलोड कर लें और जब आपको बिठाया जाए तो आप पूरब मुखी या उत्तर मुखी बैठें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप इंटरव्यू के लिए जब आप कमरे में जाएंगे तो आपके पास तो कोई चॉइस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो टेबल में ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो जो आधे घंटे 1 घंटे का जो पीरियड है, वो जो समय है, उस समय आप सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ जाएं। दूसरा, आप जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो उस दिन जरूर करके जाएं, सकारात्मक होके जाएं। सकारात्मक विचार लेके जब आप जाते हैं तो वो भी काम करता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप पूरब दिशा में मुंह करके बैठें या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठें
और ऐसे वस्त्र धारण करें जो आपके ग्रहों को सूट करता हो। हर व्यक्ति के चार्ट को अगर आप देखेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो 3 से 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो उसके लिए सकारात्मक होते हैं। मान लो किसी के लिए गुरु बहुत सकारात्मक है तो उसको पीला वस्त्र धारण करके जाना चाहिए। क्रीम कलर का अगर वो कपड़ा पहनता है, रुमाल रखता है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में वो ज़्यादा रहेगा, तो वो उसको ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। अच्छा, कहा जाता है कि चलिए नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन पैसा हमेशा आपकी जेब में रहे, इसके लिए कोई वास्तु टिप्स है क्या? पर्स में पैसे हमेशा रहे। हाँ, ये प्रश्न जब हम लोग क्लाइंट के पास जाते हैं तो सबके घर में यही प्रश्न है। वो अगर बुजुर्ग है, युवा है, सरकारी कर्मचारी है, हाउसवाइफ है, कि पैसा कैसे, उसके लक्ष्मी कैसे स्थिर हो, ये उसका सबसे बड़ा प्रश्न है। तो उसमें 4 चीज़ें आपको करनी चाहिए। जो मुख्य प्रवेश द्वार है घर का, ऑफिस का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसमें लक्ष्मी जी का पैर स्टिकर पे लगाना चाहिए। पहला वो स्टिकर कौन सा, जो स्थिर है वो वाला नहीं, सिंगल पैर वाला। और 5 उसके पैर लगाएं। आप अपने पैर से उसको मेज़रमेंट करें। एक बार जब आप स्टेप करते हैं तो 1.5 फीट का होता है वो, तो आप दरवाजे के अंदर से पहला एक स्टिकर लगाएं जो लक्ष्मी जी का राइट लेग हो। आपने देखा होगा कि जब हम लोग गृह प्रवेश करते हैं तो या शादी का जो पूरा कार्यक्रम होता है उसमें लड़की के पैर का दाहिने पैर से हम पूरा पूजा करवाते हैं। और जब वो गृह प्रवेश करती है, घर के अंदर प्रवेश करती है, तब भी वो दाहिने पैर से प्रवेश करती है। तो दाहिना पैर शुभता का प्रतीक माना गया है, लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तो दाहिना पैर, राइट लेफ्ट देन राइट, मतलब 3 जोड़ी आप लक्ष्मी जी का पैर खरीदें। राइट लेफ्ट राइट, एक जो लेफ्ट वाला है उसको अलग कर दें और अपनी कैश की अलमारी में, लॉकर में लक्ष्मी जी का स्थिर पैर, जो जुड़े हुए पैर रहते हैं, 2 पैर रहते हैं, वो स्टिकर आप चिपका दें। तीसरा, घर के छत के ऊपर, अगर आपके घर में खुली जगह है तो नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में अनार के पौधे लगाने का विधान है। ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं कि अगर किसी ने कोई प्लॉट लिया हुआ है, उसको फैक्ट्री डालना है और अभी पैसे की व्यवस्था उसके पास नहीं हो पा रही है, तो अनार के पौधे उनके लगाते हैं। ऐसे पौधे जिसमें फल हो, छोटे पौधे जिसमें फल हो, छत के ऊपर में उत्तर दिशा में आप रख दें। तो कहा जाता है कि जो अनार के पौधे हैं उसमें लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। अब तीसरा हुआ आपका जो मूल प्रश्न था कि लक्ष्मी स्थिर कैसे रहे। पैसा तो आ गया, सैलरी तो मिल गई, लेकिन वो स्थिर नहीं है। तो स्थिर करने के लिए कैश की अलमारी को, लॉकर को दक्षिण दीवार पे रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में रहे, वो उत्तर दिशा में खुले। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा का जो स्वामी है वो कुबेर जी हैं, और कुबेर क्या है? धन के देवता हैं। तो जिधर धन के देवता रहेंगे उस तरफ अगर आप अपने लक्ष्मी को स्थापित करेंगे तो लक्ष्मी वहां पे लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। अब स्थिर कैसे होगा? तो स्थिर करने के लिए घर का जो सबसे स्थिर कोना है, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं, नैऋत्य कोण बोलते हैं, जो घर के मुखिया का मास्टर बेडरूम होता है, तो दक्षिण पश्चिम कोने पे, दक्षिण दीवार पे कैश की अलमारी, लॉकर को रखें। उत्तर दिशा की तरफ में अगर खोलें तो आपके घर के ऊपर में लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। चलिए, लक्ष्मी जी तो आ गई, लेकिन मान सम्मान कैसे मिलेगा? इसके लिए भी कोई उपाय है क्या? ये भी कई लोगों के पास में घर के बड़े सेठ रहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भैया हम जो भी काम करते हैं उसमें अपयश मिलता है, यश नहीं है। तो यश के लिए जो कोना है, नेम एंड फेम, उसका जो कोना है वो घर का दक्षिणी हिस्सा है, साउथ। घर का जो दक्षिण का जो हिस्सा है, दक्षिण जो दीवार है, वो नेम और फेम देता है, प्रसिद्धि देता है। और ये प्रसिद्धि किन के लिए ज़्यादा आवश्यक है? ये नेताओं के लिए। अगर वो नेता एक बार चुनाव जीत के आ गया और उसकी प्रसिद्धि नहीं है तो अगला चुनाव वो
नहीं हार जाएगा, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि नहीं है। सेम वैसी आपके फील्ड में भी, आपके फील्ड में बहुत सारे चैनल हैं लेकिन आपकी प्रसिद्धि नहीं है, तो आपको दक्षिण के दीवाल को ट्रीट करना पड़ेगा। अब दक्षिण का दीवाल ट्रीट कैसे होगा? तो दक्षिण का जो दीवाल है वो अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व एक्टिव होता है लाल रंग के बल्ब से। तो दक्षिण के दीवाल पे लाल रंग का एक बल्ब लगाएं। दूसरा, दक्षिण के दीवाल को लाल रंग से पेंट करवा दें। रेड, कोई भी फैमिली, पिंक कलर, रेड कलर, जो भी है, तो और उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां रोज ले जाके वहां पे रख दें। तो अगर उसको करते हैं तो दक्षिण दिशा आपका एक्टिव होगा और आपकी जो प्रसिद्धि है, नेम और फेम का जो कॉर्नर है, वो जल्दी से एक्टिव होगा। बिल्कुल। कहा जाता है कि 3 जो वास्तु दोष हैं वो सब घर में पाए जाते हैं। क्या सबके घर में वास्तु दोष होता है? क्या हमें समझ नहीं आता, कैसे समझे कि आपके घर में वास्तु दोष है? नहीं, 3 दोष क्या पूछा आपने? कौन से ऐसे 3 वास्तु दोष हैं जो सबके घर में होते हैं पर हमें पता नहीं चल पाता है कि वास्तु दोष हमारे घर पर हैं? नहीं, 3 नहीं, कई प्रकार के दोष हैं, होते हैं घर के अंदर पे। अगर आपने निर्माण करते समय उसको वास्तु के अनुरूप नहीं बनाया है तो कई प्रकार के दोष हो सकते हैं। जैसे आपका मास्टर बेडरूम गलत जगह पे हो सकता है, आपकी टॉयलेट गलत जगह पे हो सकता है, आपका सेप्टिक टैंक आपने गलत जगह बना लिया, आपकी जो सीढ़ी है वो गलत जगह पे बन गया, आपका जो पूजा का कक्ष है वो आपने गलत बना लिया। तो बहुत सारे ऐसे कोण हैं, एंगल हैं जो वास्तु से संबंधित हैं। आपके किसी के घर पे कोई भी दोष नहीं मिलता अगर उसने किसी जानकार व्यक्ति को बुला के उस घर का निर्माण किया हो, और किसी के घर में हम जाके देखते हैं तो 5, 6, 7, 8 प्रकार के दोष मिलते हैं, और जिसमें लगता है कि ये लोग कैसे रह रहे होंगे, और वो लोग जो भी काम करते हैं उसमें उनको जीवन में असफलता मिलती रहती है। तो कई प्रकार के दोष रहते हैं, डिपेंड करता है कि आपने अब उसको समझे कैसे। तो मेडिकल साइंस को समझने के लिए कोई ऐसी एक पुस्तक नहीं है कि जिसको हम पढ़ के समझ जाएं। थोड़ा बहुत समझ में आता है कि आपने कोई टिप्स रोज पढ़ते हैं, कोई आपके पास में ऐसी कोई एक पुस्तक है तो उससे बेसिक आइडिया आपको हो जाता है। लेकिन जब आप बीमार हो जाते हैं तो मेरी सलाह है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप अगर उपचार करेंगे, आपके पास कोई टीवी है और अगर आप उसको खोल लेंगे तो आप उसको 50-100 रुपए का जो मिस्त्री लेता है उसके बजाय आप 5-7 हज़ार का उसके सामान को कोई तोड़ सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप किसी जानकार को बुला के पूछ लें। बिल्कुल। या किसी व्यक्ति का एक घर है जिसमें वो रहता है, वहाँ का वास्तु सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहीं अगर उनका कोई दूसरा घर हो, मतलब रेंट से दिया हो या उनका खुद का वहाँ कोई रहता ना हो, क्या इसका भी असर उनके निजी जीवन पर पड़ता है? हाँ बिल्कुल। जो जिस स्थान के आप स्वामी हैं, अगर आप दूसरे किसी मकान पे रह रहे हैं, पुराना भी एक आपका मकान है, या आपने एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से एक और मकान खरीद लिया जो वास्तु दोषों से भरा हुआ है, तो जिसके भी आप स्वामी हैं, जिस स्थान पे रहते हैं उसका दोष 100% आपको लगेगा, या उसका जो लाभ है वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। लेकिन जिस स्थान पे आप नहीं रह रहे हैं उस स्थान में, या मान लो आपने किराया पे दे दिया मकान को, तो उस स्थान का आपको 50% दोष लगेगा। ये कैसे लगेगा इसको थोड़ा समझिए कि आपके पास में एक पुरानी कार थी और आपने अब नई कार ले ली। कार बहुत दिन तक आपके घर के बाहर खड़ी थी और आपके मित्र ने कहा कि मेरे पास कार नहीं है, और आपने उससे मित्रतावश वो कार उसको दे दिया। 4 साल 5 साल से वो कार आपका मित्र ही चला रहा है, लेकिन और आपने नाम ट्रांसफर नहीं किया, उसको बेचा भी नहीं है, आपने दे दिया है केवल। जब उसमें कोई भी चीज उसके डिक्की से पकड़ी जाएगी या कोई एक्सीडेंट होगा तो फर्स्ट जो नाम है वो आपका ही आएगा कि ये आपकी गाड़ी है। तो जो न्याय का जो सिद्धांत है कि जिसका जो ओनर है उस पे उसका दोष लगेगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर का मंदिर वास्तु के अनुसार है तो आपके घर में हर जगह पे पॉजिटिविटी रहेगी, क्या ये सच है?
हाँ, ये आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि मूल जो घर का स्थान है वो पूजा का स्थान होता है। प्रथम जो स्थान जिसको हम बोलते हैं वो पूजा का स्थान है। और पूजा की जो ऊर्जा है, अगर वो ईशान कोण में आप उसको स्थापित करते हैं भगवान को, तो उससे घर की और भी ऊर्जा की वृद्धि होती है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि अगर पूजा स्थान सही हो गया तो बाकी जो दोष हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। वो ऐसा ही है कि हमने कहा कि एक व्यक्ति का सिर बहुत भारी है, बड़ा है, तो और हाथ पैर नीचे से पूरा वो पोलियो से ग्रस्त है। तो शरीर के जो सभी अंग है वो उनका समुचित विकास होना चाहिए और सब व्यवस्थित ढंग से काम करना चाहिए। कोई भी एक अंग अगर काम नहीं करेगा तो जीवन में आपको वो नीचे की तरफ लेके जाएगा, खींचेगा वो। तो इसलिए कहा जाता है कि सबको आपका पूजा स्थल, जिसको वास्तु पुरुष वास्तु के हिसाब से सिर माना गया है, क्योंकि वो ईशान कोण पे रहते हैं, और जो पैर है वो नैऋत्य कोण पे है, तो जहां आपका शयन कक्ष है वो भी सही होना चाहिए, आपका किचन भी सही होना चाहिए, आपका टॉयलेट भी होना चाहिए। तो ये कहा गया है कि संतुलन की अवस्था, तो वास्तुशास्त्र पूरी जो बात करता है वो संतुलन की बात करता है। सभी तत्व संतुलन की अवस्था में रहे, पूजा स्थल भी सही रहे, आप पूजा भी ठीक तरीके से करें, और आप काम भी, जिस काम की जिम्मेदारी ईश्वर ने आपको सौंपी है उस काम को भी बड़े लगन से करें, और आप शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में काम करें। बिल्कुल। कहा जाता है मंदिर तो आप बना लें, लेकिन क्या मंदिर का भी जो कलर होता है, क्या उसको डिफाइन करना जरूरी होता है कि कोई भी कलर का मंदिर आप घर में रख सकते हैं? पूजा का जो संबंध है वो ग्रह में अगर देखा जाए तो गुरु से है। गुरु जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, और गुरु का जो कलर है वो पीला रंग है। तो कहा जाता है कि पीला कलर, क्रीम कलर या टाइल्स का जो कलर है पूजा रूम का, वो अगर पीले रंग का है, पीले रंग का वहाँ पे आपने बल्ब लगा के रखा है, फर्नीचर अगर आपका वुडन है जो लकड़ी से संबंधित है वो, तो वो जो पूजा स्थल है वो ज़्यादा शुभदायक, लाभदायक माना जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पूजा के लिए जो स्थान है वो उसको आप गुरु के रंग में पीले रंग का करना चाहिए। अच्छा, किसी व्यक्ति के अगर दिमाग में 10 बार में से अगर 8 बार निगेटिविटी आती है और 2 बार अगर कोई पॉजिटिविटी आती है, तो क्या ये माना जाए कि वो निगेटिविटी प्लेस पे वो व्यक्ति रह रहा है या उनके घर पे निगेटिविटी फैली हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। आप ज़्यादातर देखा जाता है कि जो कार्यस्थल है, जिस स्थान पे आप काम करते हैं, जिस स्थान पे आपका बिजनेस है और जिस स्थान पे आप निवास करते हैं, वो दोनों की ऊर्जा में से कौन सी ऊर्जा आपको काम पे आएगी, ज़्यादातर किसको आप कैरी करते हैं, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जब आप सोते हैं घर में, तब सबसे ज़्यादा आप ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कैसे? आप देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल में जब वो एडमिट होता है, तो डॉक्टर 3-4 दिन जब उसके हॉस्पिटल में वो रहता है, तो पहला ही जो काम है डॉक्टर उसको क्या करता है, पहले नींद की दवाई देके उसको सुला देता है। क्यों सुलाता है? क्योंकि वो दवाई के साथ में प्रतिरोध ना करे। हाँ। इसका मतलब है जैसी व्यक्ति नींद पे जाएगा, उसको ड्रिप लगेगा, सो जाएगा, तो दवाई को जल्दी से वो ग्रहण करता है, प्रतिरोध नहीं करता, उसको पूरी ऊर्जा को 100% ग्रहण करता है और जल्दी स्वस्थ होने की उसकी संभावना है। इसलिए आजकल डॉक्टरों के पास आप जाएंगे तो कोई भी बीमारी हो, रात की जो पुड़िया होती है, अंतिम जो सोते के समय जो खाते हैं आप, उसमें नींद की दवाई से संबंधित कोई ना कोई दवाई का उसमें अंश रहता है। तो सोते समय ज़्यादा ऊर्जा आप ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि घर की जो ऊर्जा है उसको ज़्यादा आप कैरी करते हैं। जब आप जागृत अवस्था में हैं, जैसे आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो उस निगेटिव एनर्जी से आप लड़ सकते हैं, उसका आप प्रतिरोध कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि घर को प्रायोरिटी के साथ में, बेडरूम को प्रायोरिटी के साथ में वास्तु के अनुरूप बनाना चाहिए।
बिल्कुल, आप एक दशक से अधिक वास्तु सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा कोई सिचुएशन कभी हुआ है कि आपको लगा हो यहाँ तो नेगेटिविटी है, मैं कहाँ फँस गया यहाँ आके? या आपके साथ कभी उसका एक्शन का रिएक्शन कभी हुआ है उस चीज़ का? नहीं, 10 साल तो नहीं, मैं 2001 से कर रहा हूँ, 25 साल से 25 साल, माफ़ी चाहूँगी 25 साल से। 25 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और ईश्वर की इतनी कृपा हुई मुझ पर, ऐसी कोई भी सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं बनी कि जिसमें मैं कहीं गया हूँ। और क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूँ तो घर से निकलने से पहले मैं सुबह सुबह 1 घंटा गहरे ध्यान करके मैं बाहर निकलता हूँ। तो जो आप इसके पहले जो बोल रही थी ना कि ऊर्जा को कैरी करना, ऊर्जा लेके जाना, तो वो ऊर्जा मैं अपने साथ साथ लेके, ईश्वर मुझे लेके उसको पीछे बैग में टांग देता है, वो जो पॉजिटिविटी जिसको हम बोलते हैं। तो उस पॉजिटिविटी की वजह से मेरा एक स्वभाव है कि मैं जब भी किसी स्थल का निरीक्षण करता हूँ, घर को देखता हूँ, फैक्ट्री को देखता हूँ, तो मैं निगेटिव कोई बात नहीं कहता। जैसे सामान्य तौर पे वास्तु वाले क्या करते हैं कि जब किसी के घर पे जाएंगे और कहीं बोर खराब जगह पे है तो सबसे पहले बोलेंगे भैया आपके घर में किसी की डेथ हो जाएगी, तो किसी को डरा देना। कोई आदमी आपको बुलाया है परेशान होके, तो उसको डराना नहीं है, उसकी समस्या का समाधान करना है। मैं कहता हूं कि उसके डर को और कम करना है। अगर वो पहले से डरा हुआ है, अगर वो 20-25 पॉइंट्स लिख के रखा हुआ है, तो उसके पॉइंट्स को रबड़ से मिटाना है कि भैया ये जो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, उसका कोई ना कोई निराकरण उपाय उसी के घर के सामग्री से उसको करता हूं। तो जब आप किसी के घर पे कोई चीज निगेटिव बात नहीं करते हैं तो कोई भी ऑकवर्ड स्थिति, ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं बनती है। और जब कोई घर का कोई सदस्य नहीं चाहता, जैसे 5 लोग हैं, अब एक यंग लड़के ने मुझे वास्तु दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन घर का कोई बुजुर्ग नहीं चाहता कि उसके घर का कोई वास्तु कोई निरीक्षण करे, देखें, तो वो थोड़ा सा उसकी बातचीत से समझ में आता है। लेकिन जब वो साथ बैठते हैं तो धीरे 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 उसको ये एहसास होता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति आया हुआ है ये मेरे घर को तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं आया है, ये बल्कि घर के सामान को व्यवस्थित करवा रहा है। तो कोई ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही वो डिसॉल्व हो जाती है। क्या फैमिली मेंबर जैसे माता पिता, भाई बहन और उनकी सेवा करना, उनकी बातें मानना, क्या ये भी वास्तु के अनुसार है? हाँ। कई बार ये देखने को मिलता है कि पति पत्नी सास ससुर की इज्जत कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनको शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए और घर में वो स्थिति देखने मिलती। क्या ये सब भी मायने रखता है? हाँ, इसके लिए मैंने अभी 2 महीने पहले एक लेख बना के रखा था। उस लेख का पर्पस ये था, उद्देश्य ये था कि काम वाली बाई आई थी घर पे और वो पोछा लगा रही थी, और पोछा लगाते लगाते दादी के कमरे में गई, और दादी के कमरे में जब गई तो दादी को उसने कहा कि बुढ़िया उतरना नहीं, अभी मैं पोछा लगाई हूँ, पंखा चल रहा है। तो उसके घर में एक गेस्ट आए हुए थे, तो उसके गेस्ट ने भाभी से पूछा कि तुम लोग अम्मा को बुढ़िया बोलते हो क्या? और ये काम वाली बाई कैसे बुढ़िया बोल रही है, जब तक के घर के सदस्य उसको बुढ़िया नहीं बोलेंगे। इसका मतलब बुढ़िया बोलने का मतलब डिसरिस्पेक्ट। एक जो घर के अंदर एक व्यक्ति है जिसने आपके हस्बैंड को जन्म दिया है, उसको आप समझ रहे हैं कि ये कोई मेरा बर्डन है। मैं कहता हूं वो बर्डन नहीं है, वो घर का लक्ष्मी है। घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो ईश्वरीय कृपा से हमारे साथ हैं। मैं ऐसे ऐसे घर देखा हूं जिसमें घर में पार्टीशन हो गया 5 भाइयों के बीच में, और सबको बराबर बराबर हिस्सेदारी मिली। अगर घर में 5 प्रकार की फैक्ट्री थी तो सबको डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हुआ। लेकिन मैंने ये देखा कि तीसरे नंबर के लड़के और बहू के पास में उसके मदर फादर रहते हैं, और लगातार मैं उसके घर पे विजिट कर रहा हूँ ना, मैं उसके दादाजी के समय से मैं विजिट कर रहा हूँ, पिछले 15 से 20 साल से विजिट कर रहा हूँ। और देखते देखते मैंने ये देखा कि जो लड़का और बहू अपने सास ससुर को अपने साथ रखे हुए हैं, वो लोग अपने भाइयों से कई गुना आगे समृद्धि में आगे चले गए। उनके बच्चों की शादी समय पे हुई,
उनके बच्चे पढ़ लिख के माता पिता का सहयोग करने लगे, और दूसरा जो परिवार था, उन्हीं के जो सगे भाई थे, वो लोग कहीं ना कहीं डिरेल हुए, अव्यवस्थित हुए। तो मैं कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और जो नियमित पूजा करते हैं, उससे भी अगर कोई बड़ा स्थान किसी को मैं दे सकता हूँ, तो वो हमारे जो माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, अगर उनकी सेवा करते हैं तो सब कुछ आपका जीवन को वो व्यवस्थित कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल बच्चों की शादियां बहुत लेट हो रही है। हर उम्र के लोग परेशान हैं कि घर में लोग परेशान हैं कि शादी नहीं लग रही है। क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? हाँ, तो इसके लिए हम लोग जो पहला जो काम करते हैं, ज़्यादातर चिंता लड़कियों की शादी को लेकर के होती है कि लड़की की शादी लेट हो रही है। लड़के की शादी को भी लेके होती है, लेकिन लड़कियों की शादी की चिंता ज़्यादातर करते हैं। तो मैंने अभी आपको एक बताया था कि जिसकी शादी करनी है, जिसकी घर से विदाई करनी है, उसको मैंने आपको बताया था कि उसको पश्चिम दिशा में सिर करके सुलाइए, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने ससुराल के तरफ में चली जाए। एक दूसरा, एक स्थान है घर के अंदर जिसको हम उत्तर और पश्चिम का कोना कहते हैं, और उस उत्तर पश्चिम के कोने को हम लोग वायव्य कोण कहते हैं। ऋषि मुनियों ने उसका नाम रखा है वायव्य। वायव्य नाम से ही है कि वो वायु तत्व का है, वो चंचल प्रवृत्ति का है। उसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, चंद्रमा की प्रवृत्ति भी चंचल है। तो उस स्थान पर सोने वाला व्यक्ति जैसे ही उस कमरे में जाएगा, जैसे ही उसका बेडरूम वहां अलॉट होगा, तो उस व्यक्ति का जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है। वो अगर वो रायपुर रह रहा है तो जगदलपुर उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उस कमरे से वो शिफ्ट हो जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट का जो कमरा है, शयन कक्षा है, वो वायु तत्व का है, तो उसमें लड़कियों को सुलाने का विधान है। अब उस कमरे पे सुलाने के बाद भी फिर हम क्या करते हैं कि उसका जो शादी का जो कोना होता है वो नैऋत्य कोण होता है। रिलेशन का जो कॉर्नर होता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, पारिवारिक जो जीवन है, वो नैऋत्य कोण देता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर देता है, जो वैवाहिक संबंधों को विकसित करता है। उस कोण पर लाल रंग का बल्ब जलाने से, क्रिस्टल बॉल रखने से, या मिट्टी अर्थ एलिमेंट, वो उस कॉर्नर का जो कोना है वो अर्थ है, तो अर्थ एलिमेंट रखने से, या लाल रंग का गुलाब रखने से, या लव बर्ड रखने से, लव बर्ड आपने देखा होगा, हाँ जी, तो वो दो हंसों का जोड़ा, तो वो जब आप रखते हैं तो वो कोना विकसित होता है। इसका मतलब ये एक और हुआ, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ज़्यादा खटखट हो रहा है, ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, जो आजकल बहुत सामान्य है, तो हस्बैंड वाइफ का हंसता हुआ फोटो उस कोण पे जैसी लगाएंगे, साउथ वेस्ट कोने पे, तो दोनों का जो संबंध है उसको वो और मैच्योर करता है। लड़कों का अगर रूम है तो लड़के के रूम पे साउथ वेस्ट कॉर्नर पे लाल रंग का बल्ब, या एक मोमबत्ती अगर उस कोण पे, या एक दिया उस कोण पे अगर आप रोज जलाते हैं, तो धीरे से उसकी शादी के संबंध अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। उसका विपरीत, अगर उस कोण पे कोई गड्ढा है, अगर उस कोण पे कोई दोष है, तो उस कोण को व्यवस्थित करना चाहिए, उसके दोष को खत्म करने चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन पे बड़ी अशांति या अवरोध आते हैं। अच्छा, आजकल बच्चे नहीं हो रहे हैं। एक रीजन तो आपने बताया कि सोने की दिशा कैसी रखनी चाहिए बेडरूम में। क्या इसके लिए कोई उपाय है? क्योंकि आजकल कंसीव बहुत जल्दी नहीं हो पाता, लेट तक कंसीव हो रहे हैं, इसके लिए कोई उपाय है? उसकी दो वजह है। ये जो आज की ये जो बीमारी आई है, उसके दो वजह हैं। एक, लेट शादी होना। दूसरा, वास्तु में जो हम उपचार करते हैं उसमें 3 दिशाओं को देखते हैं। संतान की जो प्राप्ति होती है वो पूरब दिशा से और ईशान कोण से होता है। घर का जो पूर्वी कोना है,
और घर का जो उत्तर पूर्व कोना है, तो उत्तर और पूर्व की दिशा से पुरुष संतान की उत्पत्ति घर के अंदर, और जो नॉर्थ साइड है, उत्तर दिशा है, उससे फीमेल चाइल्ड की उत्पत्ति। तो ये ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है। तो 3 जो कोने हुए, उत्तर, पूरब, ईशान, इस कोण को ट्रीट करना चाहिए अपने रूम के, और पूरे भवन का जो ईशान, पूरब, उत्तरी दिशा है, इसको अगर आप जल तत्व से संबंधित कोई चीज़ वहाँ पे रखते हैं, उपचार करते हैं, रेमेडी करते हैं, तो घर के अंदर संतान आने की संभावना को बढ़ा देता है। एक और चीज़ करते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है, उसका जो बाल रूप है, उसकी फोटो हम शयन कक्ष में पूरब की दीवार पे लगवाते हैं। उससे क्या होता है कि बार बार जब आप उसकी कल्पना करते हैं कि वो संतान के रूप में आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते चले जाते हैं। जब आप सोचते हैं कि एक शादी योग्य नवयुगल अपने कमरे में बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरा संतान नहीं हो रहा है, 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 तो उसको मैं बोलता हूँ वो निगेटिव थॉट है, आप उसको मत लीजिए, आप उसका उल्टा कर दीजिए, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो जब आप पॉजिटिव साइड चले जाते हैं तो वो चीज़, पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या वास्तु शास्त्र से सब कुछ संभव है? हाँ, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो ज़्यादातर जो वास्तु सलाहकार हैं वो इसी बात पे बल देते हैं कि पूरा वास्तु से ही सब कुछ है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मैं समझता हूँ इन सब बातों को। मैं जैसे मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में कि 3 प्रकार के हमारे जीवन में भाग्य होते हैं। पहला जो भाग्य है वो है प्रारब्ध। पिछले जन्म पे मैंने मेरे अकाउंट पे जितना जमा किया था, मेरा बैंक में जितने पैसे थे उसी को मैं खर्च करूँगा। जो कर्म मैंने प्रारब्ध से प्राप्त किया है उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करते रहता हूँ। इसलिए कहा जाता है ना, अचानक से कोई किसी के हाथ कट जाए तो बोलते कि भैया मेरे साथ हुआ क्यों, तो हो सकता है वो पिछले जन्म का हो। दूसरा है कर्म। इस जन्म में ही कर्म करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। कितनी? वो भी 25%। अच्छा। प्रारब्ध भी आपका 25% है। अच्छा। और जो कर्म है वो भी कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी आपने कर्म किया, वचन से किया, किसी को बोल दिया, और सचमुच में कर्म किया कि आपको किसी की हत्या करने का विचार आ रहा था, विचार भर आया, लेकिन कर्म बना वो। आपने उसको बोला किसी के पास में कि मैं एक दिन देखना इसको, इसकी हत्या कर दूंगा। तीसरा, आपने सचमुच में कर दिया। तो तीनों प्रकार के ये कर्म से हुए। तीसरा जो हुआ वो स्थान का भाग्य। जिस स्थान पे हम रहते हैं उसका भी भाग्य हम बनाते हैं। चौथा, और मैं बोलता हूँ कि किसी की कृपा, जैसे आपने कहा कि घर में हम बुजुर्गों को रखते हैं कि उनकी कोई उनका भी हमारे ब्लेसिंग होता है, हमारे पूर्वजों का ब्लेसिंग होता है। ठीक इसी प्रकार हमको हमारे जीवन में कोई गुरु मिल जाते हैं तो गुरुओं की भी हमारे ऊपर में कुछ कृपा हो जाती है, और हमारी जितनी जीवन में संभावना रहती है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमको वो दे के चले जाते हैं सूक्ष्म रूप से। तो ये मैं कहता हूँ कि ये 25% का खेल है। स्थान का चयन, घर का चयन मेरे अपने हाथ में है, कर्म का चयन मेरे अपने हाथ में है। किसी को मैं आध्यात्मिक रूप से गुरु बना लूँ वो मेरे हाथ में है, केवल प्रारब्ध मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि वो पिछले जन्म में हो चुका। तो मैं कहता हूँ कि 75% जो आपकी जीवन की संभावना है वो आपके हाथ में है। आप उसको लेके 75% तक के कर सकते हैं, और जब वो 75% को अच्छा कर देते हैं तो पता चलता है वो प्रारब्ध भी आपका धीरे धीरे मिट जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से देवनारायण जी ने कहा कि 75% हमारे हाथ में है, इसी तरह से वास्तुशास्त्र भी है। उनके अनुसार कहना है कि अगर छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में उतार लेंगे और पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जीवन जरूर खुशहाल होगा।
आज के लिए इतना ही। हमारे अगले अनफिल्टर्ड बातें में मिलेंगे अगले नए मेहमान के साथ। नमस्कार।